Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कंपेल टू अक्यूज अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट। किसी भी मुजरम को कैसे मजबूर किया जा सकता है, कैसे उसको कोर्ट तक लाया जा सकता है, घसीट के झंझोड़ के कोर्ट तक कैसे उसको लाया जाएगा। अगर कोई मुलजम जो आदि मुजरम है, जो ज़िद्दी हैं, तो ऐसे कानून के पास कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, कानून के पास ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं, ऐसे कौन कौन से काम है कानून के पास, अदालत के पास के जिससे वो मुजरम को कनपटी से उसकी गिरेबान से पकड़कर घसीट कर कानून में भी ला सकती है, अदालत में ला सकती है, कानून के सामने उसको पेश करवा सकती है, अदालत के सामने उसको पेश करवा सकती है। ज़ाहिर बात कानून को भी पता है कि ये सोसाइटी के अंदर सभी सिविलाइज नहीं है, सभी शरीफ नहीं है, बहुत से ज़िद्दी लोग भी हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या तोप चीज़ समझते हैं कि हम हर चीज़ से बालातर हैं, हम हर चीज़ से इस्तिस्ना है, हमें हम जो मर्जी कर दें, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम किसी के सामने जवाब दे नहीं है। ऐसे लोगों को लॉ ने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लॉ ने कोर्ट के अंदर लाने के लिए, चूंकि सभी लोग तो आसानी से कोर्ट में नहीं आ जाते, बहुत से लोग हैं जो जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है वो इमीडिएटली उसको इन्फोर्स करवाते हैं और कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। लेकिन कुछ लोग जिद्दी भी होते हैं, फितरतन अना के अंदर, एटीट्यूड के अंदर, कि हमारा कोई क्या कर लेगा, देख लेंगे हम, जो भी होगा देखी जाएगी, वेख्या नहीं हो जाए बढ़िया कोटा में। तो ऐसे लोगों को कोर्ट कैसे कंपेल करती है, कैसे मजबूर करती है कि वो कानून के सामने पेश हो, वो अपनी सफाई दे, तो उनको जजा और सजा दी जाए, उनको माफ़ किया जाए, उनको पनिश किया जाए, उनको जो भी उनके साथ करना है, लेकिन वो कोर्ट के सामने पेश ज़रूर हो। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके अंदर कुछ प्रोमिनेंट भी वे हैं जो लॉ ने एक्सप्लेन कर दी है कि इन तरीक़ों से भी किसी भी अक्यूज़ को जिसके ऊपर इल्ज़ाम है और वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, कोर्ट में आ नहीं रहा, उसको आप कंपेल करके, उसको आप मजबूर करके इन तरीक़ों से कोर्ट में पेश करवा सकते हो। वो कौन कौन से तरीके हैं उन्हीं को आज एक्सप्लेन करूंगा मैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए किसी मुलजम को, किसी इल्ज़ाम अलहान को कोर्ट के अंदर लाया जा सकता है, घसीट कर, पकड़ कर, ज़ोर ज़बरदस्ती से। अगर वो इज्जत से और प्यार से ना आए तो फिर कोर्ट ये तरीके भी इख्तियार कर सकती है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन को क्लिक करके और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसएस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। सेकेंडली, मैं अपने जो लेक्चर्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर आप जाकर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बगैर किसी हरजाने, मुआवजे, रकम के, पैसे के, बिल्कुल फ्री हैं। और मैं साथ ही अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक भी दे दूंगा और मैं अपने बाकी सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उनके लिंक भी दे दूंगा, आप उनको भी फॉलो करें। मैं बहुत इंफॉर्मेटिव जो पोस्ट हैं, केस साइटेशंस और रेलिवेंट जो पोस्ट हैं वहां पर अपलोड करता हूं। चूंकि यूट्यूब के ऊपर तो आप एज ए लेक्चर ही ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जो मेरे पेजेस हैं उनको मैं यूज करता हूं, तो उनको भी जरूर आप लाइक और फॉलो करें। थर्डली, मेरे लेक्चर्स की जो फीस है वो जरूर पे किया करें, वो आपके लिए, सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए बहुत बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। मेरे लेक्चर्स की फीस कुछ यूं है कि कम से कम फर्स्ट स्टेप जो है, कम से कम आपने 10 रुपये डोनेट करने हैं, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आपको, और एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको 50% अगर फ़ायदा हुआ है तो आप मेरी फ़ीस पे करें, अगर 50% से कम फ़ायदा हुआ है तो आप एग्जाम्प्ट हैं, आप मेरी फ़ीस बेशक ना पे करें। तो 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं फर्स्ट स्टेप। किसी भी मांगने वाले को, या कोई नहीं मांग रहा, कोई बुजुर्ग है, रेडी वाला है, कुछ बेच रहा है, कुछ सेल कर रहा है, उसे कुछ चीज़ आपने ली तो 10 रुपये आप उसको इजाफी दे दें। सेकंड स्टेप मेरी फीस का, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। किसी को मुस्कुराकर मिल लें, ये भी हेल्प के लिए काफ़ी है, मेरी फीस के लिए भी काफ़ी है। किसी से मुसाफा कर ले, उसको सलाम कर ले, किसी के पास चंद मिनट बैठ जाएं, चाहे अपने पेरेंट्स के पास ही बैठ जाएं 5-10 मिनट, तो ये भी मेरी फीस के लिए काफ़ी है। तो किसी को हेल्प करनी है आपने, 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प आप जैसे भी कर सकते हो, सलाम मुसाफे से, किसी के पास बैठ जाएं, टाइम दे दे, उसका दुख सुन लें। थर्ड स्टेप मेरी फीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स। हाउ टू कंपेल ऑफ अक्यूज इन द अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट। किसी भी मुलजम को कैसे मजबूर किया जाएगा कि वो कोर्ट के अंदर आए और आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाए, या जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उस इल्ज़ाम को डिफेंड करे, अपनी फेवर के अंदर एविडेंस लेकर आए, विटनेस दे, जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसको झूठा साबित करे। तो अगर वो मुलजम कोर्ट में आएगा ही नहीं तो डबल साइडेड प्रोसीडिंग होगी कैसे? फिर तो वन साइडेड प्रोसीडिंग होगी, एक शख्स की सुना जाएगा, तो लॉ इसकी परमिशन नहीं देता।
तो लॉ इसलिए भी रिस्ट्रिक्ट करवाता है कि दोनों पार्टीज को कोर्ट में लाया जाए, दोनों पार्टीज को सुना जाए, दोनों पार्टीज की एविडेंस को देखा जाए, उनके म्यार को परखा जाए और फिर जो कोर्ट को रिलायबल लगे, कोर्ट को मे फिट थिंक इट, कोर्ट को जो मुनासिब लगे, कोर्ट वो फैसला दे। तो इसलिए अगर कोई शख्स किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है और वो शख्स कोर्ट में पेश नहीं होता, तो लॉ कुछ ऐसी रेमेडीज देता है कोर्ट को कि इन तरीकों से आप उस शख्स को रिस्ट्रेन करवा सकते हो, उस शख्स को आप फोर्स कर सकते हो कि वो कोर्ट में पेश हो। तो ऐसी रेमेडीज जो लॉ प्रोवाइड करता है कोर्ट को कि आप इन तरीकों से किसी भी शख्स को मजबूर कर सकते हैं कि वो कोर्ट में आए, अपना जवाब दे, जो उसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको झूठा साबित करे या जो भी करना है करे, लेकिन कोर्ट में तो कम से कम आए ना, अगर पेश तो हो, अपनी सफाई के अंदर बयान तो दे। उसके बाद कोर्ट उसको रिस्ट्रेन करवाएगी, सजा देनी है, जजा देनी है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स है। मूड ऑफ अक्यूज टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट, ऐसे कौन कौन से मूड हैं जिनके जरिए किसी भी अक्यूज को कंपेल किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है, उसको घसीट कर कोर्ट में लाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। फर्स्ट, समन। सबसे पहले अगर एक शख्स ने एप्लीकेशन दी, एक शख्स की एफआईआर हुई, एक शख्स ने कंप्लेन की कि फलां शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ ये जुर्म किया है, उसने मेरे साथ ये उसने जो तशद्दुद किया है, कुछ भी किया है, कोर्ट जो सबसे पहला प्रोसीजर अडॉप्ट करती है वो है समन। समन को आप ये कह लें कि एक किस्म की ये नॉमिनेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है, किसी शख्स को इतला करना एक किस्म का कि आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग लॉन्च हुई है, ये एप्लीकेशन, ये कंप्लेंट आई है हमारे पास, हमारी कोर्ट में, तो लिहाजा आप हमारे पास कोर्ट में आए, आकर इसका मौसर जवाब दें, अपने आप को डिफेंड करें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले कोर्ट समन इशू करती है जिसके ऊपर जिस के अगेंस्ट एप्लीकेशन आई है उसका नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस, पता, उसकी वल्दियत, उसकी जात, तमाम चीजें लिखी होंगी और इसको लेकर जाता है एक बैलफ या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्ट। एक बैलफ होता है, ओहदे के हिसाब से तो बहुत छोटा है लेकिन ताकत के हिसाब से वो ऐसे है जैसे वो कोर्ट खुद जा रही है। तो ये बैलफ लेकर जाता है जो जाकर उसके घर के अंदर ये समन जारी करता है, घर के अंदर जाकर समन देता है। अगर मुलजम खुद उसको रिसीव करता है तो वो खुद सिग्नेचर करेगा, अदरवाइज मुलजम की बिहाफ के ऊपर उसके फैमिली मेंबरान, उसके बहन भाई, माँ बाप, कोई भी औलाद में से उसको रिसीव करके उसके ऊपर सिग्नेचर देंगे कि हमने इसको रिसीव कर लिया। समन जारी किया जाता है 68 सीआरपीसी सेक्शन के तहत। इसेंशियल ऑफ समन, इट मस्ट बी रिटन, ये रिटन फॉर्म के अंदर होगा, ऑरली नहीं होगा, यानी कि जुबानी कलामी नहीं होगा कि जैसे आपने बैलफ को बोला कि फलां शख्स को बोला हो कि आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग है तो आप कोर्ट में आओ। नो, बाकायदा एक रिटन फॉर्म के अंदर होगा और कोर्ट की अटेस्टेशन होगी, कोर्ट की मोहर लगी होगी, जज साहब की उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, उनकी मोहर होगी, कोर्ट का नाम लिखा होगा, केस की डिटेल लिखी होगी, तो तमाम चीजें इन रिटन फॉर्म के अंदर समन के ऊपर लिखी होंगी। Second essential, it should bear the signature of the presiding officer to the court or any other person authorized by the court। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाइक जज साहब, तो जज साहब के इसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, उनकी मोहर लगी होगी, उनकी अथॉरिटी होगी, या उनकी बिहाफ के ऊपर कोई और शख्स भी, कोई रीडर या जज साहब का जो पीए है वो भी इसको इशू कर सकता है बिहाफ ऑफ द कोर्ट। नेचर ऑफ ऑफेंस मस्ट बी मेंशन, जो ऑफेंस की नेचर है, जुर्म की नोयत है, वो उसके ऊपर मेंशन होगी कि आपके खिलाफ इस जुर्म के तहत एप्लीकेशन आई है, कंप्लेन आई है, तो लिहाजा आप पेश होकर अपना जवाब जमा करो। नेक्स्ट एसेंशियल है पॉइंट ऑफ द पॉइंट और क्वेश्चन विच द कोर्ट इंटेंड टू पुट द अक्यूज मस्ट बी मेंशन। वो जो पॉइंट है या जो क्वेश्चन कोर्ट ने पूछना है, कोर्ट ने मालूम करना है, वो भी लिखा होगा कि क्या आपने जुर्म किया। इसेंशियली ये लिखा होता है कि आपने जुर्म किया है या नहीं किया, इसका जवाब अगर कोर्ट में जमा करवाएं। द डेट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज मस्ट बी स्टेटेड, जो डेट है, टाइम है, वो भी लिखी होगी कि फलां डेट को, फलां टाइम को आप कोर्ट के अंदर पेश होकर अपना जवाब दें। It should be mentioned whether accused should appear personally or through counsel, और ये भी लिखा होगा कि अक्यूज पर्सनली पेश हो या अपनी काउंसिल की बिहाफ के ऊपर। लाइक अगर अक्यूज अपना वकील कर लेता है तो वकील अक्यूज की बिहाफ के ऊपर भी पेश हो जाएगा, तब भी अक्यूज एग्जेम्प्ट है, बट ये मेंशन होगा कि आपने पर्सनली आना है या अपनी काउंसिल की बिहाफ के ऊपर आना है। द नेम एंड प्लेस ऑफ द कोर्ट मस्ट बी मेंशन, कोर्ट का नाम, उसकी जगह कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर वाक़ है, कोर्ट कहां पर एग्जिस्ट करती है, उसका नाम क्या है, किस कोर्ट के अंदर जाना है। मतलब कोर्ट का नाम जनरली जज साहब के नाम से होता है, तो फैमिली कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, किस जज की कोर्ट है, तो वो सब कुछ उसके ऊपर मेंशन होगा उस समन के ऊपर। द पर्टिकुलर अक्यूज सच अ फुल नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस एटसेट्रा शुड बी स्टेटेड इन द समन। अक्यूज का पूरा नाम, उसका एड्रेस, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी जात, वल्दियत, तमाम चीजें मेंशन होंगी। A clear declaration for not leaving the territorial jurisdiction without permission of such court should be mentioned। अगर मुल्ज़म इलाकाई हदूद कोई और है उसकी या किसी और जगह पर रहता है तो कंसर्न कोर्ट से भी रुजू किया जा सकता है, कंसर्न कोर्ट से भी ऑर्डर लिखवाया जा सकता है, अदरवाइज कोर्ट उस कंसर्न कोर्ट को इतला करके डायरेक्ट भी समन जारी कर सकती है। सर्विस ऑफ समन, द सर्विस ऑफ समन अकॉर्डिंग सेक्शन 69, समन as far as a practicable should be served in duplicate upon the accused personally through process served for the court. In case of non-practicable, it can be served through registered post।
The person who received the summon should sign a receipt. In case of absence of accused, the summon should signed by the adult family member of accused on behalf of accused. अगर accused खुद से समन रिसीव करता है, बैलफ के थ्रू समन भिजवाया जाए या इन पोस्ट समन भिजवाया जाए, तो accused उसके ऊपर साइन करेगा. अगर accused मौजूद नहीं है तो उसके जो फैमिली मेम्बरान है, जो अडल्ट मेम्बरान है, बच्चे नहीं, माइनर नहीं, जो नौजवान है, उनमें से कोई भी, उसके औलाद में से, उसके असेंडेंट डिसेंडेंट, उसके बहन भाई बीवी बच्चे, कोई भी उस समन को रिसीव करके उसके ऊपर अपनी साइन देगा कि मैंने ये रिसीव कर लिए हैं. नेक्स्ट, ये तो था समन का प्रोसीजर कि समन कैसे भिजवाया जाएगा अक्यूज को बुलवाने के लिए. अब समन भी भिजवा दिए, पूरा तरीका अडॉप्ट कर लिया, पूरा लीगल वे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अक्यूज नहीं आ रहा. अब नेक्स्ट तरीका है वारंट इशू करने का. वारंट किसी को अरेस्ट करके कोर्ट परमिशन देती है किसी अथॉराइज्ड डिपार्टमेंट को कि फलां शख्स को गिरफ्तार करके मेरी कोर्ट में मेरे सामने मेरे पास पेश किया जाए, मेरे पास पेश किया जाए. वारंट, Section 75 of CRPC. There comes a warrant where the process is in the form of someone failed to compel the attendance of the accused or a witness. The warrant is always issued is an order of court in the name of concerned section house officer, whereby such officer is directed to arrest the required person and produce him before the court on the date time specified in such warrant. कोर्ट फिर वारंट इशू करती है. जब समन का प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया लेकिन वो शख्स पेश नहीं हुआ तो फिर कोर्ट वारंट इशू करती है. और कंसर्न जो हाउस ऑफिसर होगा, हाउस ऑफिसर कहलाते हैं पुलिस स्टेशन का जो हाउस ऑफिसर एसएचओ होगा, जो कंसर्न एसएचओ होगा, उसको कोर्ट ये वारंट इशू करेगी कि फलां शख्स वल्दियत फलां जात सो एंड सो, और बड़ा पर्टिकुलर तरीके से, बड़ा स्पेसिफाइज करके. कोर्ट ये हरगिज नहीं चाहती क्योंकि इस तरह की मिस यूजिंग कर दे जिससे गिरफ्तार किसी और को करना है, गिरफ्तार किसी और को कर लिया जाए, अरेस्ट किसी और को कर लिया जाए, तो ऐसे किसी की इंसल्ट ना हो. तो इसलिए लॉ और कोर्ट जो है क्लियरली मेंशन करती है कि नाम ये, वल्दियत ये, रेजिडेंस उसकी ये है, हुलिया उसका इस तरह का होगा. जहां तक कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन होगी वो तमाम इंफॉर्मेशन एसएचओ तक डिलीवर करेगी कि इस शख्स को अरेस्ट करके या ये विटनेस जो नहीं आ रहा इसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए. तो ये भी कोर्ट का इख्तियार है. तो यहां पर बताता चलो सिर्फ अक्यूज ही नहीं, अगर कोई विटनेस जरूरी है और वो कोर्ट में नहीं आ रहा तो उसको भी कोर्ट अरेस्ट करवा के अदालत में पेश करवा सकती है. तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो ये लॉ आपको बाउंड करता है कि वो आपने कोर्ट के सामने रखनी है, बिफोर द कोर्ट आपने उसको बताना है, आप छुपा नहीं सकते. तो एज ए विटनेस को भी कोर्ट कंपेल करवा सकती है, गवाह को भी कोर्ट कंपेल करवा सकती है कि आप कोर्ट में आकर अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाएं, अपनी गवाही दे. तो ऐसी सूरत में कोर्ट मुकम्मल नाम, एड्रेस, वल्दियत, जात, पहचान, हुलिया जो है वो जो कंसर्न एसएचओ होगा जिसकी इलाके के हदूद में वो शख्स रह रहा है उसको सेंड करेगी कि शख्स को एज सुन एज, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए. काइंड ऑफ वारंट, काइंड्स ऑफ वारंट, कितनी इकसाम के वारंट होंगे? वारंट फॉर अरेस्ट और अटेंडेंस सच वारंट. या तो अरेस्ट के वारंट होंगे कि उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए, या अटेंडेंस वारंट होंगे. अटेंडेंस वारंट से मुराद होता है कि ऐसे वारंट कि आप मुलजम को या किसी भी नॉमिनेटेड शख्स को पकड़ते हो, पुलिस वाले पकड़ के थाने में लेकर आते, उसकी अटेंडेंस लगवाते हैं, उसको बोलते हैं कि नेक्स्ट जब भी कोर्ट की डेट आएगी तो आपने कोर्ट में पेश होना है. आपने ये नहीं कि कोई हीला बहाना करना, फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर आपको जेल भिजवा दिया जाएगा. तो अरेस्ट ऑफ वारंट ऑफ जो अटेंडेंस होते हैं वहां पर अरेस्ट नहीं किया जाता, जेल में नहीं रखा जाता, सिर्फ उसकी अटेंडेंस लगवाई जाती है, उसकी ये हाजिरी को यकीनी बनाया जाता है कि आप थाने में हाजिर हुए तो आपने कल को या परसों को या जो भी डेट है वहां पर कोर्ट में भी आपने हाजिर होना है. वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके अंदर अरेस्ट किया जाता है. या सर्च वारंट, जब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई किस चीज को प्रोड्यूस करना है, कोई मटेरियल फैक्ट है, मटेरियल चीज है, तो उसके लिए सर्च वारंट कोर्ट इशू करती है. तलाशी के लिए जो वारंट दिए जाते हैं. वारंट फॉर अरेस्ट और अटेंडेंस, ये सेक्शन डील करता है 75 ऑफ सीआरपीसी. इंग्रेडिएंट्स, नेम ऑफ द कोर्ट इशू इट मस्ट बी मेंशन. जिस कोर्ट ने इसको इशू किया है उसका नाम मेंशन होगा इसके ऊपर कि फलां कोर्ट ने इसको इशू किया है. इट मस्ट बी बियर द सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. जो कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, लाइक जो जज साहब हैं उसको प्रिजाइड करते हैं, उसको लीड करते हैं, उनके सिग्नेचर होंगे वो सील के थ्रू, विद सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सील के साथ, उसकी मोहर के साथ, और उसको बंद करके सेंड किया जाएगा एसएचओ के पास. इट मस्ट बी केयरफुली पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्ट. बड़े मखसूस तरीके से और बहुत केयरफुली वे से, कि ये नहीं कि आप इस तरह की उसके अंदर कोई मिस अंडरस्टैंडिंग डाल दें, कुछ इस तरह की आप मिसलीडिंग थिंग्स डाल दें कि अरेस्ट किसी और को करना है, कर किसी और को लिया जाए. तो इसलिए पूरी वजाहत के साथ कि उसी शख्स को अरेस्ट किया जाए जो कोर्ट को मतलूब है, जिसको कोर्ट मंगवाना चाहती है, तो किसी और की इंसल्ट ना हो, किसी और को अरेस्ट ना किया जाए. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज इज रिक्वायर्ड शुड बी मेंशन. मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखी होगी उसका, तमाम हालो अहवाल जिसको अरेस्ट करना है और कोर्ट में पेश करवाना है. हाउ लॉन्ग इज वारंट रिमेन इन फोर्स? अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 of section 75, the warrant of arrest shall be remain in force until
इट इज कंसील्ड बाय द कोर्ट विच इशू इन अंडर द लॉ। जिस कोर्ट ने इसको इशू किया है, जब तक वो ही इसको खत्म ना कर दे तब तक जो वारंट है वो इन्फोर्सेबल रहेंगे, तब तक वो खत्म नहीं होंगे। या इट इज एग्जीक्यूटेड एंड द पर्सन इज अरेस्ट, या उनकी तकमील हो जाए और वो शख्स अरेस्ट हो जाए। एक दफा अरेस्ट हो गया, फिर वो वारंट खत्म, फिर दोबारा से वो शख्स छूटेगा तो दोबारा से उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा से कोर्ट की नए सिरे से परमिशन लेना पड़ेगी। तो दो तरीके हैं। अदरवाइज जो वारंट है वो मुसलसल ताहयात जो है ये इन्फोर्स ही रहेंगे, ये एप्लीकेबल रहेंगे जब तक कोर्ट जिसने इशू किया है वो खत्म ना कर दे, या जिस शख्स के लिए इशू किया है उस शख्स को अरेस्ट न कर लिया जाए। और बेसिकली जो वारंट ऑफ अरेस्ट होते हैं वो दो तरह के वारंट है, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। ये जैसे आप इशू करते हैं इनको जनरली जो क्राइम की सिचुएशन को देखते हो, जो बेलेबल वारंट है, जो छोटे क्राइम है, जो माइनर क्राइम है, वहां पर कोर्ट इसको इशू करती है और साथ में डायरेक्शन दे देती है कि उस शख्स को कोर्ट में बुलवाकर उससे एक स्पेसिफाइज ये श्योरिटी, वो श्योरिटी भी कोर्ट लिखती है कि ये श्योरिटी या ये गारंटी लेकर इसको छोड़ दे ताकि ये नेक्स्ट कोर्ट के अंदर पेश होता रहे। और जो नॉन बेलेबल है उसके अंदर उस शख्स को अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट के सामने ही पेश किया जाएगा, कोर्ट चाहे तो उसकी बेल ले या चाहे तो ना ले। तो नॉन बेलेबल और बेलेबल वारंट का इतना फर्क है कि जो बेलेबल वारंट है वहां पर पुलिस वाले ही, कोर्ट उसके बाकायदा बैग के ऊपर लिखती है कि बेलेबल वारंट है, इस शख्स को अरेस्ट किया जाए, पुलिस में लाया जाए, थाने में लाया जाए, इससे एक सिक्योरिटी ली जाए, उसके बाद आप इसको बेल दे सकते हैं, जो माइनर ऑफेंस होते हैं। Essential of bailable warrant. For bailable warrant, it is mandatory for the court to mention on the back such warrant that, जैसे कि आपको बताया कि उसके पीछे लिखा होगा उस वारंट के पीछे कि ये बेलेबल है। Sufficient number of sureties of his attendance, उसकी अटेंडेंस को यकीनी बनाने के लिए एक सफिशिएंट मखसूस एक मुनासिब श्योरिटी ली जाएगी ताकि वो शख्स भाग ना सके, दोबारा कोर्ट के अंदर आए ना। तो इसलिए अगर कोर्ट में ना आए तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। The sum of which sureties is person whose arrest such warrant is issued are to be respectively bound. The accused must be produced before the court on this specified time. उसको पाबंद किया जाए कि आपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोर्ट के अंदर पेश होना है। जो कोर्ट आपको बुलवाएगी, जैसे बुलवाएगी, आपने अपना जवाब सबमिट करवाना है, कोर्ट के अंदर आना है मखसूस टाइम के अंदर, मखसूस डेट के अंदर, जब भी कोर्ट आपको चाहेगी। अदरवाइज आपकी इस प्रॉपर्टी को एज सुन एज जब्त कर लिया जाएगा। कंडीशन फॉर इशूइंग सर्च वारंट. Search warrant may be issued in following circumstances: when any investigation, complaint or other proceeding is already continuing and the court without any prejudice arrives at the preclude that such interference is necessary for such investigation. जब किसी इन्वेस्टिगेशन, किसी इंक्वायरी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स को मटेरियल चीजें चाहिए हो और वो कोर्ट में पेश ना हो रही हो, तो इस सूरत में कोर्ट सर्च वारंट देते हैं कि आप वहां पर जाएं, सर्च करें और वहां से ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाकर कोर्ट के अंदर पेश करें। अब नेक्स्ट है जी, कोर्ट ने पहले ये काम कर लिया, समन, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, अक्यूज नहीं आया, वारंट भी जारी कर दिए, फिर भी अक्यूज नहीं आता। मान लेते हैं कि समन पर भी अक्यूज नहीं आया, फिर वारंट जारी किए, वारंट के ऊपर भी पुलिस वाले अक्यूज को नहीं पकड़ सके। तो थर्ड तरीका जो कोर्ट अडॉप्ट करती है वो है प्रोक्लेमेशन का, इश्तिहारी करना, ऐलान करवाना, इश्तिहार लगवाना। उसने अक्सर आपने दीवारों के ऊपर, थानों के अंदर, कोर्ट के बाहर इस तरह के इश्तिहार, तस्वीरें लगी होंगी कि फलां शख्स कोर्ट को फलां केस में मतलूब है, जो इसको जहां पर भी देखे इतने पैसे की इवज हमें इतला दे, उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। तो इस तरह की वर्डिंग आपने अक्सर दीवारों के ऊपर, स्कूलों, किसी कॉलेजेस के बाहर जो मेन जो शाहराएं हैं वहां पर ऐसे लोगों की तस्वीरें लगी आपने देखी होंगी। तो वो है प्रोक्लेमेशन का अमल, जिसको कोर्ट अडॉप्ट करती है आफ्टर वारंट प्रोसीजर। यानी कि समन जारी कर दिए, मुलजम नहीं आया, वारंट जारी कर दिया, मुलजम नहीं आया। अब नेक्स्ट तरीका है प्रोक्लेमेशन का। प्रोक्लेमेशन के अंदर कोर्ट उसका तमाम हुलिया, हाल, अहवाल, तस्वीर अगर है तो उसकी तस्वीर के साथ डिफरेंट मुकामात के ऊपर वो तस्वीरें चस्पा करवा देती है। उसके घर के बाहर भी, उसके मोहल्ले के बाहर भी, उसके गांव, शहर या जहां पर उसके घर के जो नजदीक तरीन मेन शहर है, जहां से लोगों का गुजरना है, जो लोग उसको जानते हैं, तो उनका वहां से उनकी गुजरगाह वो होगी, तो वहां पर उसकी तस्वीर, नाम, हुलिया, बमा, जुर्म जो है वो तस्वीरें लगा दी जाती हैं कि इस शख्स को जो भी जहां भी देखे वो अपने मुतलका थाने को नीचे नंबर लिखे होंगे, इनके ऊपर इतला दे, उसको इनाम भी दिया जाएगा अगर इनाम रखा हुआ है, अगर अदरवाइज नहीं रखा हुआ तो फिर नहीं, तो उसका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। तो ऐसी सूरत को प्रोक्लेमेशन कहते हैं, किसी शख्स को इश्तिहारी डिक्लेयर कर देना, इश्तिहारी करार देना। प्रोक्लेमेशन सेक्शन 87 के तहत, सीआरपीसी के तहत डील करता है। व्हेन अक्यूज्ड शुड नॉट अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट एंड हिज प्रेजेंस एट द स्पेसिफाइड प्लेस इज नॉट नाउन टू द कोर्ट में डिक्लेयर सच पर्सन अब्सकॉन्डर, इश्तिहारी डिक्लेयर कर देगी, उसको अब्सकॉन्ड कर देगी। Such court may publish a warrant proclamation requiring such person to appear at the place mentioned and time specifies not less than 30 days for the date publishing such proclamation. तो उसकी प्रोक्लेमेशन करवाई जाएगी कि 30 दिन के अंदर अंदर ये शख्स कोर्ट में पेश हो जाए, अदरवाइज इसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। और वो जुर्म की नोयत के ऊपर होता है कि जुर्म अगर इतना संगीन हो तो वहां पर उसको
कत्ल करने के या उसको मारने के भी ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं कि इस शख्स को जहां पर भी कोई भी देखे वो इसको मार सकता है या पुलिस को इतला दे, पुलिस वाले इसको मार सकते हैं। तो ये अब तो नहीं है, अब तो बहुत कम है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब अंग्रेज था उस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी। अब्सकॉन्डिंग के अंदर किसी भी शख्स को मर्डर करने के जो इख्तियार है वो मजिस्ट्रेट देता था, बट अब ये चीज ना होने के बराबर है, बहुत ही कम। अब सिर्फ ये है कि आप उसको देखें और इतला दे, पुलिस उसको आकर पकड़ेगी। प्रोसीजर ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द कोर्ट शैल बी प्रोक्लेमेंट इन द फॉलोइंग मैनर, डिफरेंट जो नीचे मैंने इनके तहत प्रोक्लेमेंट करती है। द प्रोक्लेमेशन शैल बी रीड आउट at some open places of areas that is town or village where such person ordinary resident या reside, ऐसा शख्स जहां पर आम तौर पर रहता है, उसका जो घर है, मोहल्ला है, उसके घर के बाहर भी चस्पा किया जाएगा, उसके मोहल्ले की नुक्कड़ के ऊपर भी चस्पा किया जाएगा। उसका गांव है तो गांव की मेन इंटरेस्ट के ऊपर उसकी तस्वीर, हाल अहवाल, उसका नाम, वल्दियत, ज़ात मेंशन की जाएगी। अगर कोई उसका शहर है तो शहर के मेन चौक चौराहों के ऊपर उसकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। अगर चाहे तो पूरे शहर के अंदर भी या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी कोर्ट्स उसकी तस्वीरें लगवा सकती है, ये कोर्ट का अपना इख्तियार है। तो उसकी डिफरेंट तस्वीर छपवाई जाएंगी, डिफरेंट तस्वीर लगवाई जाएंगी ताकि कोई भी शख्स इसको देखे और इतला करे पुलिस को और पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लें अगर पुलिस की एसेस में वो ना आ रहा हो। तो ये कुछ तरीके हैं उसकी प्रोक्लेमेशन को अफेक्सेशन करने के। अच्छा जी, अब समन भी कर दिए, बंदा नहीं आया, बहुत जिद्दी है। उसके बाद वारंट भी इशू किए, वो इतना जिद्दी है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। थर्ड तरीका भी अडॉप्ट कर लिया प्रोक्लेमेशन का। अब वो इतना छुपा रुस्तम है कि वो नजर ही किसी को नहीं आ रहा। उसने ऐसा वो एक जादुई लबादा पहना हुआ है कि लोगों के बीच में से गुजर जाता है, उसको नजर ही नहीं आ रहा। जनरली ऐसा बहुत कम होता है, ये हमारी पुलिस की बहुत ज्यादा वीकनेस है, इसका डिनाई नहीं किया जा सकता कि बहुत से इश्तिहारी, एक बड़ा आम फिनोमिना है कि आप अगर SHOs के मोबाइल चेक कर लें तो आपको 80% जो इश्तिहारी हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आम फिनोमिना, ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी वीकनेस है, कमजोरी है। सभी गलत भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ब्लैक शिप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो डायरेक्टली इश्तिहारियों को पनाह देती हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उन तक एसेस देते हैं कि जी फलां पार्टी पुलिस की आपके ऊपर रेड करने के लिए आ रही है, वहां से निकल जाएं, किसी और जगह पर चले जाएं। तो पुलिस के अंदर भी इस तरह की ब्लैक शिप्स हैं जिसकी वजह से ये जो अब्सकॉन्डर्स पर्सन है, ये जो इश्तिहारी लोग हैं, ये पकड़ में नहीं आते, पहुंच में नहीं आते। अदरवाइज पाकिस्तान कोई इतनी बड़ी खिता नहीं है, पाकिस्तान को इतना बड़ा खिता नहीं है कि जहां पर कोई शख्स छुप जाए और वो पकड़ा न जाए। और इस जदीद दौर में तो एक सुई भी गिर जाए तो उसको भी ढूंढना बहुत आसान है। इस तरह के कैमरेज आ चुके हैं, इस तरह की मशीनें, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसके बावजूद वो जो इश्तिहारी है वो कम्युनिकेशन करते हैं, फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। और हम माशाल्लाह से, हमारी जो पुलिस है माशाल्लाह से, वो अदालत के अंदर आकर हाथ बांध के ऐसे खड़ी होती है जैसा नहीं मिले अभी तक, हम दोबारा से। तो ये बहुत बड़ी हमारी डिग्रेसी है, डी वैल्यू है हमारी पुलिस की, जिसको उम्मीद है कि अगले कुछ अदवार के अंदर काफी हद तक बेहतरी आई है पुलिस के अंदर, बहुत हद तक चेंज आया है। और उम्मीद है कि अगले, अच्छी उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद अच्छी ही रखनी चाहिए कि आने वाले अदवार के अंदर भी पुलिस काफी हद तक बेहतर होगी। बट अब तक जो बहुत से इश्तिहारियों का ना पकड़ा जाना, ये पुलिस की ना सिर्फ नाअहली है बल्कि उनकी इन्वॉल्वेंसी है इसके अंदर। बहुत से SHOs, बहुत से पुलिस वाले, इनसे जो लोअर रैंक के हैं या सुपीरियर रैंक के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ मिले होते हैं, इनको तमाम इतलात देते हैं कि पुलिस पार्टी जो है फलां जगह के ऊपर रेड करने वाली है, वहां से आप निकल जाएं। इस तरह से इनको बचाते हैं ये लोग और उसकी एवज कुछ मखसूस ब्राइब, रिश्वत लेते हैं या अपने नाजायज फायदे भी उसके एवज वो लेते हैं। तो अगर प्रोक्लेमेशन भी कर दी, बंदा नहीं पहुंचा, वारंट भी जारी किए, बंदा हत्थे नहीं चढ़ा, समन भी किया, तो समन पर तो उसे मानना ही कोई नहीं था अगर इतना जिंदगी है तो। समन भी जारी कर दिया, बंदा नहीं आया, वारंट भी जारी कर दिया, बंदा नहीं पकड़ा गया, प्रोक्लेमेशन भी कर दी, इस जगह पर छुपा हुआ है, नजर कोई नहीं आ रहा। तो थर्ड तरीका जो कोर्ट अडॉप्ट करती है वो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आमतौर के ऊपर तो ये जनरली जो अक्यूज होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखते नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कोई इतना खास फायदा नहीं होता, लेकिन ये उन मुल्जमान के लिए है जो बड़े नौमी ग्रामी मुल्जम होते हैं, जो एक सीरियल क्रिमिनल होते हैं, जो इससे पहले भी काम। बट जनरली बहुत से जो लोग हैं जो नया नया जुर्म करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा के उनको प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है, नीलाम करवाया जाता है। इस तरह का एक बहुत करीबी वाक़या हमारे यहाँ पर, हमारे जो हम पहले वज़ीर ख़जाना थे उनकी प्रॉपर्टी को, उनके घर को जब्त किया गया। तो ये अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंटल है। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई मुल्जम समन के थ्रू भी पेश नहीं हुआ, समन के थ्रू भी पेश नहीं हुआ, वारंट के थ्रू भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, प्रोक्लेमेशन की गई लेकिन पता नहीं चला, एब्सकॉन्डर उसको डिक्लेयर कर दिया, तो अब कोर्ट उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जब्त कर लेती है। तो उसको कहते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 88 ऑफ CRPC के तहत डील करती है। प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट, फॉलोइंग प्रोसीजर, इसका मूवेबल का अलग प्रोसीजर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग प्रोसीजर है। मूवेबल प्रॉपर्टी और लोन,
इन केस मूवेबल प्रॉपर्टी और लॉन द अटैचमेंट शैल बी मेड इन फॉलोइंग मैनर, उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या उसने किसी को कोई कर्जा दिया हुआ है, किसी को पैसे दिए हुए हैं, किसी को कोई प्रॉपर्टी दी हुई है मॉर्गेज के ऊपर, रेंट के ऊपर या किसी भी और तरीके से उसने कोई ऐसी प्रॉपर्टी या रकम या अपनी कोई बाइक गाड़ी किसी को दी हुई है, तो वो ऐसी चीजें जो उसने किसी को लोन दी हुई है, किसी को कर्जा दी, उसको भी गवर्नमेंट रिकवर कर लेती है, कोर्ट उसको भी अपनी पोजीशन के अंदर ले आती है, उसको सीजराइज कर लेती है। शेल बी फॉलोइंग मैनर बी सीजर्स, उसको सीजर कर दिया जाएगा, उसको मुंजमद कर दिया जाएगा। बाई द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसके ऊपर कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा जो अमीन मतवली होगा, जो उसको रिसीव करेगा, उसकी देखभाल करेगा और उससे जो भी आमदनी आएगी वो कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएगा। बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिशन द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेमेंट पर्सन और टू एनी वन ऑन हिज बिहाफ, ये प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि कोई भी शख्स इस प्रॉपर्टी को ना सेल कर सकता है, ना परचेज कर सकता है, ना ही कहीं और ट्रांसफर कर सकता है। बाई ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट मे थिंक इट, ये या इसके अलावा कोर्ट और जो भी मुनासिब चाहे वो ऑर्डर जारी कर सकती है। तो जहां पर कोर्ट में फिट थिंक इट का वर्ड आता है वहां पर कोर्ट के इख्तियारात बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा वसी हो जाते हैं कोर्ट के इख्तियारात। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत नहीं कर सकती, द अटैचमेंट शैल बी मेड इन फॉलोइंग मैनर, जो नीचे मैनर्स आ रहे हैं इनके नीचे तहत अटैच किया जाएगा। वेयर प्रॉपर्टी टू बी अटैच is paying land revenue to the provincial government, its attachment shall be made through the collector of district officer in which such land is situated, जहां पर वो जमीन वाक़या है वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जो कि आजकल जनरली डीसीओ के नाम से भी जाने जाते हैं, डिविजनल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के नाम से, डीसीओ के नाम से, तो उनको एक डायरेक्शन जारी करेगी कि ये जो प्रॉपर्टी आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके हदूद में पड़ती है, इसको सीजर कर दिया जाए, इसको गवर्नमेंट के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए या कोर्ट के नाम पर, या इसको आप अपनी पोजीशन के अंदर लेकर इससे जितने भी फायदे आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएं या कोर्ट के हिस्से के अंदर उसको जमा करवाएं, तो जो भी कोर्ट ऑर्डर देगी उसके ऊपर। इन अदर केसेस बाय टेकिंग पोजेशन, कोर्ट उसका पोजेशन भी ले सकती है। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कोर्ट उसके ऊपर भी रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। बाय ऑल टू सच मेथड, इनके अलावा कोर्ट को जो मुनासिब लगे कोर्ट वो भी कर सकती है। तो जहां पर कोर्ट डीम फिट थिंक इट का वर्ड आता है, जहां पर कोर्ट ये लिखा हो कानून के अंदर जो कोर्ट को मुनासिब लगे, वहां पर कोर्ट के अख्तियारात वसी हद तक फैल जाते हैं, वसी हद तक बढ़ जाते हैं। अदर डिवाइसेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ पार्टीज बिफोर द कोर्ट फिक्स एंड ईमेल सर्विस, कोर्ट ईमेल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक या मॉडर्न सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकती है उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए या उस शख्स को बुलाने के लिए, उस शख्स को कुछ भी इंफॉर्म करने के लिए, जो भी कोर्ट को मुनासिब लगे। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूडिंग मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियोस को अपने तमाम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पेज के अंदर, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।